बढ़ती ब्याज दरों के दौर में कैसे बनाए पोर्टफोलियो। शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या इक्विटी फंड से निकल जाना चाहिए। इक्विटी फंड में रिकवरी में भी हुआ है रिकॉर्ड निवेश, और म्यूचुअल फंड किन शेयरों में कर रहे हैं निवेश। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे मनी 9 के खास शो म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विपुल सिंह। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है ऑन द शो में। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्बिट्राज फंड में निवेश बढ़ने के क्या कुछ मायने हैं, बेहतर रिटर्न देने वाले कौन कौन से टॉप 5 मिड कैप फंड्स हैं, इसका भी जिक्र हम करेंगे। म्यूचुअल फंड्स कहाँ खरीदारी कर रहे हैं और आपको क्या वहाँ खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तमाम आंकड़ों के साथ साथ जो एक बड़ी खबर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो जिस तरीके से फाइनेंस बिल में जो संशोधन हुआ है उसका क्या असर पड़ रहा है और ख़ासतौर से डेट फंड पे क्या कुछ असर होगा, इन तमाम विषयों पे हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबरें रही हैं, उस पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डेट म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा एलटीसीजी का लाभ। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम बदलने से डेट म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं निवेशक। 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा। केंद्र सरकार ने 2023 के लिए बजट में किया अहम संशोधन। नए नियम लागू होने पर डेट फंड, एफडी या एनएससी जैसी फिक्स्ड इनकम जैसे विकल्प होंगे एक जैसे। नियम में बदलाव से डेट फंड से निकलकर दूसरे विकल्पों में जा सकते हैं निवेशक। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद इक्विटी फंड में निवेशकों का भरोसा बरकरार। फरवरी में इक्विटी फंड में निवेश जनवरी के मुकाबले 25% बढ़कर 15,683 करोड़ रुपए रहा। स्मॉल कैप फंड में हुआ सबसे ज्यादा निवेश। मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड में भी निवेशकों ने की जमकर खरीदारी। इक्विटी फंड में जबरदस्त निवेश के बावजूद फरवरी के महीने में एसआईपी के जरिए घटा निवेश। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद फरवरी में एसआईपी निवेश 1% घटकर 13,686 करोड़ रुपए रहा। एमफी के मुताबिक महीना छोटा होने की वजह से घटा निवेश। पिछले 14 महीनों में एफआईज के 1.55 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली के मुकाबले एसआईपी से आए 1.77 लाख करोड़ रुपए। 13 मार्च 2023 से बदल गया आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम। अब बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाएगी कंपनी। रीब्रांडिंग के तौर पर सभी योजनाओं के बदले जाएंगे नाम। फंड हाउस ने कहा निवेश की रणनीति, तरीका और टीम पहले की तरह करेगी काम। ग्राहकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। कोटक महिंद्रा एएमसी ने लॉन्च किया सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। 13 मार्च से खुलकर 27 मार्च को होगा ईटीएफ बंद। बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम की तर्ज पर बिना डीमैट अकाउंट के कर सकेंगे निवेश। एएमसी ने कहा नए ईटीएफ से निवेशकों को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में मिलेगी मदद। चलिए, तो बात हो गई सुर्खियों की और अब वक्त हो चुका है हमारे आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी हमसफर बनेंगी, आपकी मार्गदर्शक बनेंगी प्रवीण वाजपेयी जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस मैम, आप इस कार्यक्रम में शायद पहली बार जुड़ रही है। महीने में हम सिर्फ एक बार म्यूचुअल फंड सेंट्रल करते हैं। महीने भर की तमाम जो छोटी बड़ी खबरें होती हैं उस पर तमाम विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। तो उम्मीद करते हैं आपका अनुभव आज के लिए अच्छा रहेगा। जी मैम, पहला सवाल यही होगा जिस खबर को लेकर के तमाम हलचल मची हुई है, डेट म्यूचुअल फंड में जो बदलाव हुआ है उसका किस तरीके का असर आप आने वाले दिनों में देख रही हैं? क्योंकि कई सारे कारण हैं। लोग अभी कह रहे हैं कि इक्विटी जो डेट फंड में निवेश के जो मेन कारण था वो समाप्त हो गया है। कितना असर आप इंडस्ट्री के लिहाज से देख रही हैं? नमस्कार विपुल जी। आई थिंक आज सुबह से बिल्कुल सुर्खी में है ये वाली खबर, और आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक ये काफी चर्चा में रहने वाला है जो ओवरऑल टैक्सेशन का चेंज आया है। पहले हम लोग निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज होने वाला है, बिकॉज टैक्सेशन एक बहुत क्लियर एडवांटेज होता है जो कोई भी जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको दिखता है। जो बाकी फायदे इन स्कीम्स के हैं वो थोड़े छोटे पड़ जाते हैं टैक्सेशन के सामने। तो एक जो बहुत बड़ा एविडेंट एडवांटेज था वो चला जाता है। ना ही वो सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड से जा रहा है जो 3 साल की अवधि तक लोग रख रहे थे। ये गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड्स को भी अफेक्ट करने वाला है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के काफी एस्पेक्ट्स हैं जहां पे एक इम्पैक्ट होगा। फॉर इन्वेस्टर्स जो एक फिक्स्ड इनकम का प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे जहां पे वो 3 साल 5 साल
8 साल बने रहे, स्पेशली बिकॉज अभी हम रिसेंट पास्ट में देख रहे थे बहुत सारे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आ रहे थे, और अभी निवेशकों ने इनको समझना ही शुरू किया था कि अच्छा हम 5 साल 7 साल के लिए डेट फंड में जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में पैसा डाल रहे हैं बने रह सकते हैं, और हमें वहां पे मुनाफा होगा, हम पैसा एक टाइम पे हमें मिल जाएगा और हमें वहां पे इंडेक्सेशन मिलेगी। सो डेफिनेटली डिसएडवांटेज होगा। इसका डिसएडवांटेज फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आई थिंक एक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिसएडवांटेजेस भी होंगे, बिकॉज बॉन्ड मार्केट्स किसी भी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट्स की आई थिंक फर्दर डेप्थ क्रिएशन में और डेवलपमेंट में इस चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारे पास डेट और डेट के अलावा जो गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स है वहां पे भी हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे। जी। अब मैम, शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हमने देखा कि तमाम जो एएमसीज कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई, और तमाम एक्सपर्ट्स से भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि शायद ये गिरावट अभी लंबी समय तक चल सकती है, क्योंकि एक जो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रही थी उसके लिए एक बड़ा झटका है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है बड़ी संख्या में लोग जो है डेट से निकल के फिर एफडी और एनएससी की तरफ दोबारा रुख करें, क्योंकि जो मेन आकर्षण था, जैसा कि आप भी कह रही थी कि टैक्स जो सबसे बड़ा आकर्षण था वो समाप्त कर दिया गया। तो कुछ अंदाजा आप लगा सकती हैं कितना आपको लगता है कि इसका बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को होने वाला है, क्योंकि लगातार एसआईपीज बढ़ रही हैं, नए नए अकाउंट खुल रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, आप लाइव शो भी करती हैं हमारे साथ, कितने सारे सवाल लोग पूछते हैं, तो इस पर आपको लगता है एक झटका लगेगा? मेरे ख्याल से एएमसीज के जो शेयर्स गिरे हैं वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रिएक्शन भी है विपुल जी, क्योंकि अगर आप अभी ओवरऑल डेट को देखें तो करीबन 13 लाख करोड़ की कैटेगरी है, साथ में हम गोल्ड एक्वएफ जोड़ ले तो भी कोई 16-17 लाख करोड़ की कैटेगरीज बनती है। वैसे तो बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट है, अगर आप एफडीज को देखें तो बहुत एक छोटा अमाउंट है। और इसमें से भी अगर हम फर्दर डायसेक्ट करें तो जो पैसा हमारे पास लिक्विड फंड्स में आता है, लो ड्यूरेशन फंड्स में आता है, जो वैसे ही कम समय के लिए रुकते हैं, वो एक काफी भारी मात्रा में है इस पूरे अमाउंट में से। तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रॉम एन एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू या उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इट थ्राइव्स ऑन इनोवेशन, और कोई ना कोई आई एम श्योर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल के आएंगे, बिकॉज हमें यहाँ ये बताया गया है कि 35% तक आपका पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन मतलब आप अवेल कर सकते हैं। तो शायद कल को इंडस्ट्री कोई सेबी को प्रपोजल दे जहां पे एग्जिस्टिंग जो हाइब्रिड कैटेगरीज हैं वहां पे कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस हों। हम शायद इक्विटी सेविंग फंड में जहां पे 65% तक आर्बिट्राज में पैसा रहता है अलॉन्ग विद डेट, उन टाइप की कैटेगरीज को थोड़ा आगे चल के बढ़ता देखेंगे। और मेरे ख्याल से अभी भी डेट फंड्स में पैसा आएगा, इमीडिएट बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप देखिए आज आप 7.5% की यील्ड पे लॉक कर रहे हैं, और अगर आपको टैक्स एडवांटेज नहीं भी मिलता है तो आपको वहां पे मार्क टू मार्केट गेन्स होने की पूरी संभावना है जब आपके इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। तो मेरे ख्याल से बियॉन्ड टैक्स रीजंस जब इन्वेस्टर्स शायद इन कारणों को समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली बरकरार रहेंगी, एंड सेकेंडली थ्रू इनोवेशन इन द इंडस्ट्री। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अब लोग निवेश क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो हम रिस्क ले रहे हैं कि भाई कल को मान लीजिए कि लॉस हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, और उस इतना रिस्क लेने के बाद भी अगर इस बात की गारंटी नहीं है कि उस पर आपको टैक्स भी अगर लगेगा तो ये एक बड़ा झटका है। तो फिर तो आदमी एफडी की तरफ क्यों ना स्विच हो? अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर है तो आपको एज ए सीएफपी जो है आप क्या सजेस्ट करेंगी कि फिर वहाँ पे टैक्सेशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है तो एफडी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर जो एफडी है वो हाथी है बिल्कुल जी, और हमारे जो डेट फंड्स है बेचारी पूंछ के बराबर है एक्चुअली। तो डेट फंड्स का टैक्सेशन का डिसएडवांटेज है, तो एक एविडेंट डिसएडवांटेज आता है, बट अभी भी अगर हम इसको देखें तो ये कैपिटल गेन्स की तरह ही देखा जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाएंगे। आपके मान लीजिए इक्विटी में कोई लॉस है, उसके अगेंस्ट आप अभी भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, वो एडवांटेज रहेगा। प्लस आपके पास सालाना आपने जैसे हम एफडी पे टैक्स देते हैं वैसे हम नहीं टैक्स देंगे, जब हम रिडेम्पशन करेंगे उसी साल में हम अपना टैक्स भरेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी भी इसके एडवांटेजेस हैं, लिक्विडिटी बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे हम एनएससी और पीपीएफ और इन प्रोडक्ट से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हम सीधा एफडी से ही कर सकते हैं। इन आउट जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स, मेरे ख्याल से एक वो बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जिसके कारण पहले भी हम लोग 3 साल से कम की अवधि में डेट फंड्स में काफी पैसा आता हुआ देखते ही हैं। तो मेरे ख्याल से वो तो पैसा अभी भी आएगा ही जो बहुत कॉर्पोरेट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स लगाते हैं।
तो चलिए, ये तो आज की सबसे बड़ी खबर है ही, जिस इस महीने की सबसे बड़ी खबर है, तो इस पर हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की। अब जरा एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ताज़ा जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक आर्बिट्राज फंड में दिसंबर में 883.29 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जनवरी में 2054.59 करोड़ का निवेश हुआ और फरवरी में 64.65 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जानकारों के अनुसार बढ़ती ब्याज दरों के चलते फिक्स्ड इनकम निवेश में रिटर्न बढ़ा है, जिसके चलते निवेशकों का रुझान आर्बिट्राज फंड्स की तरफ बढ़ा है। अब जरा इस रिपोर्ट के जरिए ये समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं और क्या इनमें निवेश किया जा सकता है। लगातार 6 महीने की निकासी के बाद आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में पिछले 3 महीने में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। AMFI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आर्बिट्राज फंड में दिसंबर में 883.29 करोड़ का निवेश, जनवरी में 2054.59 करोड़ का निवेश और फरवरी में 64.65 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जानकारों के अनुसार बढ़ती ब्याज दरों के चलते फिक्स्ड इनकम निवेश में रिटर्न बढ़ा है, जिसके चलते निवेशकों का रुझान आर्बिट्राज फंड्स की ओर बढ़ा है। अब जरा ये समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं और क्या इनमें निवेश किया जा सकता है। आर्बिट्राज फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर बाजार, बॉन्ड्स और मनी मार्केट में निवेश करता है। ये फंड म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। इस तरह के फंड एक ही एसेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग भाव का फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं। सेबी के नियमों के अनुसार इस तरह के फंड को अपने कुल निवेश का 65% निवेश इक्विटी या इक्विटी से जुड़े सिक्योरिटीज में करना होता है। इस तरह के फंड में रिस्क कम होता है, साथ ही टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो यह फंड एक ही सिक्योरिटी को अलग अलग मंचों पर एक ही साथ खरीद और बेचकर मुनाफा कमाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फंड मैनेजर कैश मार्केट में कोई शेयर 100 रुपए में खरीदता है और फ्यूचर में इसका भाव 102 रुपए है, तो वो एक ही समय में कैश में खरीदकर और फ्यूचर में बेचकर 2 रुपए का मुनाफा कमा सकता है। अगर आर्बिट्राज फंड के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 1 साल में 4.49%, 3 साल में 3.79%, 5 साल में 4.63 और 10 साल में 6% का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्बिट्राज फंड पूरी तरह से जोखिम मुक्त है। आर्बिट्राज फंड अपने कुल निवेश का 35% डेट मार्केट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। ऐसे में इस तरह के फंड के साथ हायर क्रेडिट रिस्क जुड़ा रहता है। तो आर्बिट्राज फंड में निवेश करने से पहले फंड के डेट हिस्से की क्रेडिट क्वालिटी जरूर चेक कर लें। अब बड़ा सवाल यह कि क्या आर्बिट्राज फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर होता है जो शॉर्ट टर्म निवेश में कम जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन कहती हैं कि आर्बिट्राज फंड कम जोखिम वाले फंड होते हैं। सामान्य तौर पर इन्हें FD के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इस तरह के फंड में लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। जो निवेशक 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए कम जोखिम वाले फंड लेना चाहते हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए सही नहीं है जिनका निवेश का नजरिया 3 महीने से कम हो। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें कि आर्बिट्राज फंड में निवेश आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। देखिए, आपने हमारी एक खास रिपोर्ट, और अब जो है आगे बढ़ते हैं और इस पर जो है चर्चा करने के लिए लगातार प्रबलीन जी हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम, पहले तो अब हमने इस रिपोर्ट में तो हालांकि ये मेंशन किया हमने कि क्या कुछ फंड होते हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन आप कैसे देख रही हैं आर्बिट्राज फंड को और कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। और हाइब्रिड श्रेणी में क्या वाकई में ये सबसे कम जोखिम वाले फंड्स होते हैं? किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए? आप कैसे इसे देख रही हैं? क्या कुछ बताना चाहेंगी आर्बिट्राज फंड्स के बारे में आप? आर्बिट्राज फंड्स विपुल जी, अगर हम देखें तो अभी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देते हैं कि बहुत लो रिस्क में भी हमें इक्विटी का टैक्सेशन दे देते हैं। और इक्विटी टैक्सेशन मतलब अगर हमने 6 महीने बाद और 8 महीने बाद भी अपना पैसा निकाल लिया तो हमने सिर्फ 15% टैक्स देना है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो थोड़े हायर स्लैब में है उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए।
लो वोलेटिलिटी रहती है जब मार्केट्स में, तब बल्कि यहाँ कम रिटर्न बनते हैं। वोलेटाइल मार्केट्स में क्योंकि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा निकल के आती हैं, तब ज्यादा अच्छे रिटर्न दिखते हैं। यहाँ का जो एक डिसएडवांटेज वो यही है कि हम नेगेटिव में तो बहुत बहुत रेयरली यहाँ पे इस कैटेगरी में रिटर्न्स दिखते हैं। अगर कभी दिखेंगे भी तो कोई 1-2 दिन के समय में किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से दिखते हैं, वरना ये कैटेगरी में आपको लो रिटर्न्स दिख सकते हैं पर एकदम नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखते हैं। तो जो डिसएडवांटेज हो सकता है कि कभी आपके रिटर्न्स उतने ज्यादा ना बने, पर पोस्ट टैक्स बेसिस पे अगर देखें तो कई बार ये एफडीज और डेट फंड्स के मुकाबले बेटर कैटेगरी निकल के आती है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे कई बार आपके पास एक बड़ी रकम आई है, आपको पता है कि आपने 8 महीने बाद या साल बाद उसको यूज करना है और आप हाई स्लैब में हैं, तो आई थिंक आर्बिट्राज फंड्स के में आप अपना पैसा बिना ज्यादा हिचक के और डर के डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा एक तरीके से सुरक्षित भी है। रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हमने देखा है 4 से 6% की रेंज में ज्यादातर रिटर्न्स यहाँ बच जाते हैं। सो इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। अब दूसरा सवाल मैम आपसे होगा जो आज की खबर है उससे रिलेटेड ही, और पता नहीं ये सवाल अब करना चाहिए कि नहीं, क्या इसकी अब आगे चल करके क्या जो है इसकी वैल्यूएशन होगी। टारगेट मैच्योरिटी फंड को लेकर के अब क्या होते हैं ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एफडी से कंपैरिजन से जुड़ा मेरा सवाल था। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में जो एक बड़ा बेनिफिट था वो अब चला गया है। तो अगर आप बता सके टारगेट मैच्योरिटी फंड क्या होते हैं, और साथ ही साथ अब इसका रेलिवेंस रहेगा या नहीं रहेगा आगे चल करके, आप कैसे देख रही हैं इसे? टारगेट मैच्योरिटी फंड्स विपुल जी एक बहुत अच्छा आई थिंक प्रोडक्ट है, पैसिव स्ट्रैटेजी है जो निकल के आया है। और आई थिंक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी अंडरलाइंग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या पीएसयू बॉन्ड्स हैं, तो वहां पे हमारी क्रेडिट रिस्क भी नहीं रहती है। अब तक ऑफ कोर्स हमें टैक्स के एडवांटेज था यहाँ पे इंडेक्सेशन को लेके, पर अगर हम उसको हटा दें तो भी मान लीजिए कि मेरे को एक ऐसा अमाउंट लॉक कर मतलब पार्क करना है जो मेरे पास 7 से 10 साल तक रह सकता है आराम से, निकालने की जरूरत नहीं है, और मैं उसको इक्विटी में नहीं डालना चाहती, तो आप कहाँ डालेंगे? या तो आप एक लंबे समय की एफडी बुक कर सकते हैं, या फिर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में डाल सकते हैं जहां पे करीबन अभी भी हमारी 7.5 से 8% के बीच में यील्ड्स चल रही हैं। और मेरे ख्याल से टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एफडी के मुकाबले अभी भी जो एक स्प्रेड है, अगर हम देखें 1 साल के 2 साल के जो ड्यूरेशन के हैं चाहे लंबी अवधि के, आई थिंक जो यील्ड ऑफर हो रही है डेट फंड्स की वो बेटर है। तो आप उस यील्ड को लॉक कर सकते हैं एक तरीके से, और आज नहीं कल को भी, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरने शुरू होंगे तब आपको उसमें फायदा हो सकता है। आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है, आपका टैक्स डिसएडवांटेज अगर है तो भी आपका 10 से 20 पैसे का एक हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है फाइनल रिटर्न्स में, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरेस्ट रेट्स कितनी जल्दी घटे या एक रीइन्वेस्टमेंट रिस्क कितना है, पर वो किसी भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में है इस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से अच्छी यील्ड्स और अच्छी क्वालिटी के पेपर्स के चलते अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसमें अमाउंट डालेंगे, स्पेशली इन्वेस्टर्स जो आई थिंक इन बारीकियों को समझते हैं, और मेरे ख्याल से उनका डेफिनेटली पैसा बना रहेगा इस कैटेगरी में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और आपसे अब ये समझना चाहेंगे मैम कि बहुत सारे सवाल आप रोज़ उत्तर देती हैं, तमाम दर्शकों के भी, क्लाइंट्स के भी जवाब के उत्तर देती होंगी। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो आज भी इतनी जानकारी होने के बावजूद भी तमाम इन्वेस्टर्स लगातार करते हैं, और वो चूक जो है वो अब बार बार दोहराते रहते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप गिनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? जी 5 से 6 चीजें हैं विपुल जी, आई थिंक जिनको अगर हम एक बार गांठ बांध ले तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत इजी और बहुत सुकून से निकल सकती है। सबसे पहली बात तो बिल्कुल पीछे के रिटर्न्स देख के आगे चलना ही नहीं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। और अच्छे रिटर्न्स में हमने ये समझना है कि सेम चीज तो सामने रेप्लिकेट होके नहीं आती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को आपको सही सेट करना है। अगर आप कभी भी पीछे के रिटर्न किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले देख रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर्स क्योंकि पीछे रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, तो आप दोनों रिटर्न देख लीजिए, सबसे अच्छे पुराने रिटर्न्स भी देख लीजिए और सबसे खराब भी देख लीजिए, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपको पता हो कि आपकी जर्नी कितनी वोलेटाइल हो सकती है, कितना ऊपर और कितना नीचे आपका पैसा जा सकता है। उससे आप बने रहेंगे, घबराएंगे नहीं।
सेकंड जो है वो मेरे ख्याल से मार्केट जब ज्यादा वोलेटाइल होती है या गिरने लगता है बाजार, तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत देखते हैं कि आता है कि अब तो जैसे खत्म ही हो जाएगा और सेंसेक्स जीरो पे ही आ जाएगा, ऐसी फीलिंग आ जाती है लोगों में। ऐसा नहीं है। अपनी एसआईपीस को आप बुरे वक्त में स्टॉप मत करिए। ये एक अच्छे दोस्त के बराबर है कि बुरे वक्त में दोस्त का साथ नहीं छोड़ना, तभी वो भी आपका साथ देगा। तो एसआईपीस को अपनी स्टॉप नहीं करना है जब गिरावट हो। आप सोना खरीदना हम भाग के लेते हैं जब गिरावट होती है, हम बाकी चीजों में इक्विटीज में निवेश करना बंद कर देते हैं जब गिरावट होती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। दैट कंटिन्यू। थर्ड चीज जो है वो मेरे ख्याल से विपुल जी है कि एक कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है तो बस मेरे को रिटर्न जल्दी से मिल जाए। कुछ समय हमें देने की जरूरत होती है। चाहे रियल एस्टेट हो, हम रियल एस्टेट से अपेक्षा नहीं करते कि हमें 3 महीने में डबल करके दे दें। हम एफडी से भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते, ना सोने से लगाते। इक्विटी से हम थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते। बिल्कुल। चौथी चीज मेरे ख्याल से कि अगर आपने अपने पूरे पूंजी का आधा % लगाया है इक्विटी में और उसके लिए आप 99% का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो वर्थ ही नहीं है। अपनी एसेट एलोकेशन को देखिए, क्योंकि अगर वो आपका जो आधा 1% लगा है, अगर वो दुगना तिगना भी हो गया तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या असर डालेगा। तो सही मात्रा में एलोकेशन लगानी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद चाहे आप उसकी चिंता कर लीजिए, पर पहले सही मात्रा में लगाइए। एंड जो एक रियल रिटर्न्स पे नजर है उसको रखिए। इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से रिटर्न देखते हैं कि हमें एफडी ने 7% दे दिया, अगर 6% की महंगाई है तो 1% तो रिटर्न बना, आपका पैसा तो 1% से बड़ा है। तो रियल रिटर्न पे एक नजर, और अलग अलग एसेट्स को आपस में मत कंपेयर करिए। हर का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आपके अलग बच्चे हैं, बिल्कुल। किसी का स्वभाव कैसा होगा, किसी का स्वभाव कैसा होगा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इक्विटी को गोल्ड से, रियल एस्टेट और फिक्स्ड इनकम से हम कंपेयर नहीं करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। और एक जो कॉमन सवाल हमारे पास अक्सर आता रहता है और हम आपसे भी पूछते रहते हैं, लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं कि रिव्यू कैसे किया जाए, रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू करने का सबसे आसान तरीका क्या है और पोर्टफोलियो कब रिव्यू करना चाहिए, सही समय क्या होता है, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए हमारे दर्शकों के लिए तो। मेरे ख्याल से विपुल जी डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। आप इसको साल में 2 बार भी कर सकते हैं, साल में 1 बार भी रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आप घबराते हैं कि मैं जल्दी देखना चाहता हूं, तो आप चाहे साल में 2 बार कर लीजिए। और आप कैसे एनालाइज करेंगे? अब आपने किसी स्कीम में पैसा डाल दिया, मान लीजिए -6% है जी। अब आपको लग रहा है कि मेरी स्कीम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है, तो एक बार आप प्लीज कंपेयर कर लीजिए। लेट्स से हमने किसी मिड कैप फंड में डाला कि -6% है आपका रिटर्न। आप एक बार देख लीजिए कि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न क्या चल रहा है उसी सेम टाइम पीरियड में। क्या पता वो -10% हो, यानी कि आपकी स्कीम ने कैटेगरी को बीट किया है। उसके साथ साथ आप बेंचमार्क के रिटर्न देख लीजिए कि उसी समय में क्या थे। क्या पता बेंचमार्क के रिटर्न -7% हो, यानी कि आपकी स्कीम ने बेंचमार्क को भी बीट किया है। तो उसने जब गिरी है मार्केट, तब उस गिरावट को रोका है। वो भी एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कंपैरिजन से काफी पर्सपेक्टिव मिल सकता है इन्वेस्टर्स को कि उनकी मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट एक सही स्कीम में है या नहीं है। गिरावट कारण नहीं है किसी स्कीम से निकलने का। ठीक। अब चलिए, अब इस सेगमेंट को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये सेगमेंट मैम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हम अलग अलग फंड्स का प्रदर्शन बताते हैं कि किन म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आज हमने अलग अलग कैटेगरी के फ़ंड होते हैं, आज हमने मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड पे आज हम बात करेंगे। और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एक एक करके आपको बताएंगे। ये वो फंड्स हैं जिसमें पहला नाम आया है क्वांट मिड कैप फंड का, जिसमें कि एक साल में इसने 6.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक साल में लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में करीब 40% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 रेगुलर ग्रुप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साल में ही 13-13.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। एक्सिस मिड कैप में
3% का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला है, लेकिन 3 साल में हम देख रहे हैं कि 23-24% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी रेगुलर में हम देख रहे हैं कि 1 साल में 5%, 32 साल में करीब 3 साल में 32%, और ये अगर हम तुलना करें मिड कैप इंडेक्स से तो यहाँ पर 1 साल में तो 1% के आसपास का रिटर्न ही देखने को मिला है, लेकिन 3 साल में हमने देखा है मिड कैप इंडेक्स ने 147% का रिटर्न दिया है, 5 साल में करीब 51% के आसपास का रिटर्न दिया है। हम चाहेंगे अगर इसकी एक जो पूरी प्लेट है जिसमें एक एक करके कैटेगरी बनी हुई है वो अगर हम दिखा सकें कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से वो फंड हैं, तो ये वो महत्वपूर्ण फंड हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर। प्रवीण जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपके पसंदीदा इनमें से कोई फंड हैं जो आपको अच्छे लग रहे हों? विपुल जी, क्या करें, म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहां पे हम लोग थोड़ा सा चेज भी करते हैं रिटर्न्स, पर मैं एक मिड कैप फंड्स के बारे में अगर एक जनरल आपको थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था, 26-27 स्कीम्स है हमारे पास इस कैटेगरी में, और करीबन 6 या 7 स्कीम नहीं, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए जब हम किसी स्कीम को एनालाइज करते हैं, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इंडेक्स को बीट किया था। तो मिड कैप स्पेस भी अब सिर्फ 150 कंपनीज का एक सेगमेंट रह गया है, और वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस का जो स्कोप है वो कम है इंडेक्स को बीट करने का। तो कैटेगरी बहुत अच्छी है। हर निवेशक जिनका भी थोड़ा भी 7 से 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली होनी चाहिए। मिड कैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के। पर मेरे ख्याल से आप रोलिंग रिटर्न्स को लेके चलिए और फिर आप सिलेक्शन करिए जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी दिख रही है। बाकी जितने आपने नाम यहाँ बताए बहुत ही उम्दा, सारी अच्छे फंड्स हैं, पर हमारे पास सारी एक्टिव फंड्स की कैटेगरीज में फंड सिलेक्शन रिस्क भी बहुत बड़ा है, जहां पे हमारे पास बेस्ट परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर के, विपुल जी, रिटर्न्स का जो डाइवर्जेंस है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। तो अगर निवेशक को समझ में आता है तो वो एक्टिव फंड्स में डालें, और मुझे लगता है अगर वो सिलेक्शन रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं या उनको नहीं पता चल रहा है कि मैं अगले 20 साल के लिए कौन सा फंड उठाऊं, तो बेस्ट है कि आप मिड कैप 150 इंडेक्स फंड उठा लीजिए। जी, एक सवाल मेरा और था मैम, जो कि हम जब भी ये आंकड़े दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे और दिखाते रहे हैं आंकड़े, उसमें हम लगातार जो है अलग अलग फंड मैनेज, जो भी फंड हम बता रहे हैं उसके रिटर्न के साथ साथ फंड मैनेजर कौन कौन है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है किसी फंड को चुनने में और किसी एएमसी को चुनने में, क्योंकि ये अक्सर सवाल आते हैं कि एएमसी कैसे चुने। क्या फंड मैनेजर की भूमिका को कितनी महत्वपूर्ण आप मानती हैं? और ये जो तमाम नाम हैं जो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी मायने रखती है? इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं विपुल जी, बिकॉज वो की पर्सनल हैं जिनकी सूझबूझ से आपका पैसा लग रहा है। पर हम ये देख रहे हैं कि हाल ही में ज्यादातर फंड हाउसेस ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रोसेस को बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस में कन्वर्ट हो, मतलब जहां पे आपके पास एक व्यक्ति के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो। तो अब यूजुअली जो एक ओवरऑल टीम बनाई जाती है किसी भी एएमसी में, आपकी रिसर्च की टीम है, उसके बाद जो आपके प्रोसेसेस होते हैं कि हम किस क्राइटेरिया पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो बड़े रिटन लेड डाउन रूल्स हैं ज्यादातर। इसलिए जो आपके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंस है, सारे फंड हाउसेस कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा कम करें, एंड मेरे ख्याल से वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। हमने बहुत सारे एग्जिट्स देखे, हमने प्रशांत जैन जी का एग्जिट देखा, हमने बाकी फंड हाउसेस में नवदीप जी ने जब एसबीआई छोड़ा था वो देखा है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके जो की पर्सनल है उन पे डिपेंडेंस कम हो रही है। बाकी अभी भी एक्टिव फंड्स में डेफिनेटली जो आपके फंड मैनेजर है उनका रोल इम्पोर्टेंट और क्रूशियल तो है। जी, चलिए अब अगले आंकड़े पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़ा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अब जरा इस बात पर नजर डालते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में खरीदारी और बिकवाली कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरा उन शेयरों पर नजर डालते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जहाँ पर वो खरीदारी कर रहे हैं। तो एक एक करके जरा उन कंपनियों पर नजर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक खरीदारी जो है हम देख रहे हैं कि कहाँ पे की गई है। 56% शेयरों में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। इसमें टेक महिंद्रा शामिल है। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं 112.9 अरब रुपए की खरीदारी की गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील है, हीरो मोटो कॉर्प है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर जो है ये वो आंकड़े हैं। अब कितने फंड्स की यहाँ पर 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो हीरो मोटो कॉर्प में हम देख रहे हैं एक फंड ऐसा है जहाँ पर हिस्सेदारी ज़्यादा है। अब ये जरा चार्ट देख लीजिए टेक महिंद्रा के, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्च में खरीदारी बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं कि फरवरी में खरीदारी जो बढ़ी है वो हम चार्ट पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से फरवरी में निचले स्तरों से ऊपर जाता हुआ टाटा
मोटर्स का शेयर भी दिखाई दिया है। आप देखिए जनवरी में क्या स्थिति थी और उसके बाद फरवरी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें JSW स्टील की, तो मेटल सेक्टरों में हमने देखा कि यहाँ पर DIs की तरफ से तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने तो खरीदारी की है, लेकिन मेटल में बिकवाली कर रहे हैं FIIs। उसकी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा चार्ट्स जो है वो थोड़े से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में हम देख रहे हैं कि फरवरी में खरीदारी हुई, लेकिन मार्च आते आते आप देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फरवरी में आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही थी वहाँ पे खरीदार बने हुए थे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि FIs के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से निराशाजनक है, लेकिन अभी जो आंकड़े आप देख रहे हैं फरवरी में, देखिए किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये वो शेयर है। मैम आपसे मैं खाली से इतना जानना चाहूँगा कि ये इन आंकड़ों को देख करके, आंकड़े तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते ही हैं, लेकिन क्या किसी इंडिविजुअल को इन आंकड़ों को देख करके कोई शेयर खरीदना या बेचना चाहिए क्या? क्योंकि म्यूचुअल फंड कब खरीद रहे हैं कब बेच रहे हैं ये तो उनके खरीदने के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई उसको देख के अगर ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि या फिर ये आंकड़े सिर्फ आपको लगता है कि नहीं डेटा अच्छा है पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके आधार पर अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए, क्या कहेंगे आप? विपुल जी देखिए, अगर मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल रही हूँ तो मैं इस काम से थोड़ी सी मुक्ति चाहती हूँ कि मुझे खुद डिसाइड करना पड़े अपना एंट्री और एग्जिट। इसलिए हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं कि एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर हमारा पैसा मैनेज करें। अगर हमने उनकी मूवमेंट को देख के अपना पोर्टफोलियो बनाना है, यानी कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कम है कि हम किन स्टॉक्स में पैसा डालें, तो मेरे ख्याल से ऐसा तो वैसे भी एक एज एन अप्रोच कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। आप अगर डायरेक्ट अपना स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना भी चाहते हैं तो आप अपनी कन्विक्शन से बनाइए, आप एक थॉट प्रोसेस से बनाइए कि अच्छा मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लेने हैं ताकि कल को मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो पाए। मतलब आपके पास अपनी एक क्लैरिटी और विजन होनी चाहिए कि आप क्यों पैसा लगा रहे हैं और किस कंपनी में आप लगाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं देख के पैसा लगाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा उल्टा भी पड़ सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब जरा इसी तरह के कुछ आंकड़े जरा गिरने वालों पे भी देख लेते हैं फटाफट कि आखिर में बिकवाली कहाँ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली भी की जा रही है। यहाँ पर देखिए इसमें अदानी समूह जो है लगातार जो है निशाने पर बना हुआ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने खबरों के बाद हम देखे कि मतलब यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी घटाई है। उसमें अदानी पोर्ट है, अदानी एंटरप्राइजेज में भी हम देख रहे हैं करीब 13.5 करोड़ शेयर जो है करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। UPL में बिकवाली की जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब में हम देख रहे हैं करीब अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली और बजाज फिनसर्व में भी बड़ी बिकवाली यहाँ पर की गई है। अब कितने % की हिस्सेदारी 2% से कम की गई है वो भी हम आपको लिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं फरवरी के अंदर किस तरीके से ऊपरी स्तरों से आप गिरा है शेयर अदानी पोर्ट का, और जैसे खबरें आई हैं उसके बाद से तमाम म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे करके घटाई है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में भी जैसे खबर आई उसके बाद किस तरह की बिकवाली देखने को मिली आप देख सकते हैं आपके चार्ट्स के जरिए। इसके अलावा जरा UPL पर नजर डाल लेते हैं। UPL में थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है शेयर यहाँ पर। इसके अलावा जिस शेयर में बिकवाली देखने को मिली है उसमें डॉक्टर रेड्डी लैब में है। हालांकि डॉक्टर रेड्डी लैब का शेयर जो है वो थोड़ा सा मजबूती के साथ है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली घरेलू निवेशकों की तरफ से की गई है। हो सकता है ये जो मजबूती हम देख रहे हैं शायद विदेशी निवेशकों ने कुछ खरीदारी यहाँ पर की हो। इसके अलावा बजाज फिनसर्व लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है और जनवरी से ही इसकी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। मैम कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप छोटी सी? मेरे ख्याल से जहां तक अदानी का सवाल है विपुल जी, लोगों ने मतलब जो एटलीस्ट फंड हाउसेस हैं उन लोगों ने अभी भी मेरे ख्याल से प्रॉफिट पे ही स्टॉक को निकाला है। काफी पहले की भी होल्डिंग्स थी और थोड़ा सा मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में इतना ज्यादा जब कोई स्टॉक आ जाता है तो कई बार प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है टू टेक अ एग्जिट कॉल। बिकॉज आप खुद भी मानेंगे कि हम लोगों ने खुद भी चुन चुन के म्यूचुअल फंड्स के नाम ढूंढे हैं कि किन्होंने अदानी में पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जब वो एनालिसिस के बाद भी कई बार प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाकी मेरे ख्याल से एक हर फंड हाउस का हर फंड मैनेजर एज उनका अपना एक व्यू होता है एंड उसके बेसिस पे ये बाइंग एंड सेलिंग चलती है। एंड जब हम बेच रहे हैं हमें ये नहीं पता कि वो कितने प्रॉफिट में और कैसे उनने एग्जिट किया है। सो मे बी फॉर देम वो बहुत एक प्रॉफिटेबल कॉल है टू मतलब एक एग्जिट कॉल लेना उनके लिए प्रॉफिटेबल है फ्रॉम द फंड पॉइंट ऑफ व्यू। हम कार्यक्रम को अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे जो दर्शक होते हैं उनके भी कुछ सवाल आते रहते हैं, तो हम चाहेंगे संक्षेप में अगर आप उत्तर दे सकें तो। पहला प्रश्न हमें भेजा गया है राजीव जी की तरफ से जो कि पटना से हैं
और उनका कहना ये है कि एक नियमित म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और इन्होंने 6-7 स्कीम में निवेश कर रखा है। उनका मैंने आज तक एनएफओ में पैसे नहीं लगाए हैं, क्या मुझे पुराने फंड में अपना जो निवेश है वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए या फिर एनएफओ में निवेश ज़्यादा फायदेमंद हो रहता है? अब ये समझना ये चाह रहे हैं कि, और इनके माध्यम से हम चाहेंगे कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताएं कि अगर जो आदमी पहला नया निवेशक हो उसको एनएफओ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या जो पुराने फंड्स हैं उन पर ही करना चाहिए। हालांकि ये तो पुराने निवेशक हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक एनएफओ में पैसे नहीं लगाए। मैं भी नहीं लगाती, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ कि एनएफओ में डालने की जरूरत नहीं है। इसका जो एक सीधा आंसर है विपुल जी, वो ये है कि देखिए, एनएफओ कंपनी इसलिए लॉन्च कर रही है, एएमसी इसलिए लॉन्च कर रही है बिकॉज वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी निकालना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। अगर लेट्स से कोई हम कार मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर सपोज मारुति के पास एसयूवी नहीं थी तो कोई एसयूवी निकाल रही है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर सेडान निकाल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जाके उसको खरीदना ही है, हमें अपनी जरूरत को देखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में उस कैटेगरी की, मान लीजिए कोई मिड कैप फंड निकल के आया है एनएफओ में, और तो आप एक बार ये एनालाइज कर लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड है, मान लीजिए नहीं है, तो फिर आप ये देखिए कि क्या आप किसी एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड में से निवेश करना चाहते हैं या एनएफओ में डालने का क्या कारण है। बिकॉज 10 रुपए का के उस पे एनएवी पे मिल रहा है, वो तो हम रीजन नहीं लेके चलते हैं। हमारे पास क्या उस फंड हाउस की कोई क्रेडिबिलिटी है, पास्ट उनने कैसा परफॉर्मेंस दिया है अपनी इक्विटी स्कीम्स में, आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करिए। पर वैसे मुझे ब्रॉडली लगता है कि थोड़ा समय दे के न्यू इन्वेस्टमेंट करें अगर एनएफओज में, तो सही है। एग्जिस्टिंग फंड्स में डालने में कोई कमी नहीं है, मतलब आप ऐसा कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं जब आप एनएफओ में पैसा नहीं डाल रहे हैं। अगर पैसिव स्ट्रैटेजी है विपुल जी, तब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप एनएफओ के टाइम पे डाल लें या बाद में, बिकॉज वहां हमें पहले से ही पता है कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है फंड की। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न हमें भेजा गया है ऋतिक जी की तरफ से, गुवाहाटी से हैं ऋतिक, और ये कह रहे हैं कि मेरा अपना खुद का बिजनेस है और चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं और कैश फ्लो को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता उनके कारोबार में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जिससे मुझे कैश फ्लो जो लगातार किल्लत में चल रहा है वो भी मैनेज हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? ऋतिक जी को मैं एक चीज पहले तो सजेस्ट करूंगी कि विपुल जी जो अपने बिजनेस ओनर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही सैलरी एक तरीके से देते हैं, राइट। आपका अपना बिजनेस है और आपने अपने लिए मंथली इनकम खुद ही निकाल दी उस पैसे से। सबसे पहले तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया आप लगा लीजिए कि साल में आपकी कितनी आमदनी है, उस हिसाब से आप रफली अपने को कितना इनकम दे सकते हैं। अगर आपने दूसरों को भी, सपोज आपका शॉप है तो आपने बाकियों को भी पे करना है, अगर आपका दूसरा कोई छोटा बिजनेस है तो आपने अपने एम्प्लॉयज को भी पे करना है। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपए कमाए और आप अपने को उसमें से 50 रुपए की सैलरी दे सकते हैं साल में। अब उस 50 रुपए में से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप साल का कितना निवेश कर सकते हैं, 15 रुपए कर सकते हैं या 10 रुपए कर सकते हैं। तो एक तो पहले क्लैरिटी आ गई कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, बिकॉज जो अनसर्टेन इनकम रहती है वहां पे हम एक ईयरली अमाउंट लेके उसको हम डिवाइड करके चल रहे हैं कि हमारा क्या है एक इन्वेस्टेबल अमाउंट। उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी का चुनाव है वो उनके लक्ष्य पे डिपेंडेंट है, और यही चीज हम लोग बार बार दोहराते हैं कि आपका गोल क्या है। लंबे समय के लिए है तो आप इक्विटी फंड्स चुनिए, कम समय के लिए है तो फिर आप डेट की तरफ जाएंगे। तो जो चॉइस है वो ऋतिक जी के गोल को समझने के बाद ही एक्चुअली में बताई जा सकती है। जी चलिए, अब अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। दिनेश उप्रेती जी ने भेजा है देहरादून से। इनका कहना यह है कि हाल ही में इन्होंने ईटीएफ और इंडेक्स फंड में निवेश किया है और ये किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ये जानना ये चाहते हैं कि फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है और क्या मुझे इनमें निवेश करना चाहिए। तो फंड्स ऑफ फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं और एक तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स अगर इक्विटी के हैं तो उनमें तो जोखिम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में ही पैसा आ रहा है। तो ये दूसरे एक तरीके से देखिए तो ये व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं कि आपको जो स्टॉक मार्केट्स में लेके जा रही है। तो पहले तो क्या ईटीएफ, आपको डेट का ईटीएफ डाला है, आपने इक्विटी के ईटीएफ में डाला है, डेट के इंडेक्स में डाला है या इक्विटी के, ये समझना जरूरी है विपुल जी। तो उसी से पता चलेगा कि इनने क्या सही चुनाव किया है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और जो फंड ऑफ फंड है वो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बहुत ऐसी कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की जो सिर्फ ईटीएफ्स के थ्रू ही अवेलेबल है। तो फंड हाउसेस क्या करते हैं, हर के पास डीमैट नहीं होता तो एक फंड और बना देते हैं
जो जाके उस ETF की यूनिट्स को बाय करता है, यानी कि एक फंड एक दूसरे फंड की यूनिट्स को बाय कर रहा है, तो उसको हम FOF कहते हैं। FOF हम गोल्ड में देखते हैं, इंटरनेशनल फंड्स में देखते हैं, इनका काफी यूज होता है, डेट फंड्स में भी होता है। तो सबसे पहले दिनेश जी को अपना जो क्या उनको कहाँ पैसा डालना है उसको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ व्हीकल्स हैं अपना पैसा डालने के लिए। बिल्कुल। अब अगले दर्शक हमारे साथ हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा है। अवधेश कुमार जी नागपुर से इन्होंने प्रश्न भेजा है। अब इन्होंने कहा है कि इनकी उम्र 58 साल है और मैं रिटायर होने वाला हूं। मेरे पोर्टफोलियो में 60% इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है और 40% इन्वेस्टमेंट इन्होंने डेट स्कीम में किया है। उन्होंने कहा कि मेरी चूँकि रिटायरमेंट के पास में पहुँच रहा हूँ, तो क्या मुझे अपने इक्विटी एक्सपोजर को कम करना चाहिए, वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए? रूल ऑफ थंब के हिसाब से चले विपुल जी, तो हम लोग ये देखते हैं, हम ज्यादातर बोलते हैं कि आप 100 में से अपनी उम्र को घटा लीजिए और उतना ही इक्विटीज में डाल दीजिए। तो उसके हिसाब से 42% पैसा इनका इस टाइम पे इक्विटीज में होना चाहिए। पर ये इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह हम सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इनकी जरूरत नहीं है ऐसे कोई कैश फ्लो की, क्या पता कोई पेंशन हो और बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कायम भी रख सकते हैं। ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है जो ये बोलता है कि आपको जबरदस्ती कम करना है। अगर उनमें कैपेसिटी है कि उनका घर का खर्चा आराम से चल रहा है और ही इज कंफर्टेबल विद द रिस्क, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। इस रूल ऑफ थंब को हम सिर्फ इस चीज के लिए मान के चलते हैं कि जब आप यंग हैं तो आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होराइजन है, आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। बट ये भी सिर्फ 58 ईयर्स के हैं और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए डेफिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन है वो उनके मंथली कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो फिलहाल अब मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जब भी आप आती हैं हमारे दर्शकों को बड़ा ज्ञान मिलता है, बहुत लाभ उनको मिलता है और लोग बहुत तारीफ करते हैं तमाम दर्शक आपके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विपुल सर। धन्यवाद मैम। और जो दर्शक जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं, तो प्रवीण मैम को हम आगे भी दोपहर 2 बजे लाइव जो है जुड़ती हैं मैम। हर बुधवार को जो है हम म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि मैम जल्दी जल्दी आएँ और आपके प्रश्नों के उत्तर दें। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सेंट्रल को यहीं समेटते हैं, लेकिन अपनी जेब से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।